नमस्ते। मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर। आज एक ऐसी कहानी कहने जा रहा हूं जो सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का सार है। एक ऐसी कहानी जो सदियों पहले गढ़ी गई, मगर जिसके प्रश्न आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी, आपकी आत्मा को झकझोरेगी और शायद आपको अपने भीतर की सच्चाई से भी रूबरू कराएगी। क्या आप जानते हैं, सच्ची समझ किसे कहते हैं? क्या वह जो किताबों में लिखी है, या जो जीवन के अनुभवों से मिलती है? क्या जनता का फैसला हमेशा न्याय का प्रतीक होता है, या कभी-कभी वह भीड़ के शोर में सच्चाई को दबा देता है? आज हम मुल्ला नसरुद्दीन की एक ऐसी चुनौती देखेंगे जहां फैसला जनता को करना था। क्या जनता हमेशा सही फैसला करती है? क्या एक अकेला व्यक्ति अपनी अंतर्दृष्टि से हजारों की भीड़ को सही राह दिखा सकता है? यह कहानी इतनी लंबी है, इतनी गहरी है कि इसे एक बार में समेटना मुश्किल है। यह एक यात्रा है जहां हर पड़ाव पर आप रुकेंगे, सोचेंगे और सीखेंगे। इसलिए धैर्य रखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि ये ज्ञान की धारा सब तक पहुंच सके। आपकी हर प्रतिक्रिया मुझे इस यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। चलिए आरंभ करते हैं उस कालखंड की ओर जहां समय अपनी धीमी गति से चलता था और जीवन के पाठ खुले मैदानों में, चौराहों पर सीखे जाते थे। जनता का फैसला, मुल्ला नसरुद्दीन की चुनौती। धूप की सुनहरी चादर ने शहर असीमन को ढक रखा था। असीमन यानी असीम मन का शहर। नाम जितना भव्य, शहर उतना ही साधारण। सदियों पुराने पत्थरों से बनी गलियां, उन पर चलते हुए लोगों के कदमों की अनगिनत कहानियां, और हवा में तैरती ताजी रोटियों की खुशबू। यहां जीवन एक धीमी नदी की तरह बहता था, शांत, गहरा और अपने किनारों को जानता हुआ। असीमन का दिल उसका चौक था, जहां दिन भर चहल पहल रहती, सौदागर अपने माल बेचते, बच्चे खेलते और बड़े बैठकर दुनिया जहान की बातें करते। और इसी चौक पर अक्सर एक बूढ़ा आदमी अपनी साधारण सी गधे पर बैठा या उसके बगल में खड़ा अपनी ही धुन में रहता था। यह थे मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन, जिनके बारे में लोग कहते थे कि वे आधे पागल हैं और आधे पैगंबर। उनकी बातें इतनी सीधी होती थीं कि लोग उन्हें मजाक समझते, मगर इतनी गहरी होती थीं कि जीवन की सबसे उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा देती थीं। वे कभी सीधे जवाब नहीं देते थे, बल्कि एक सवाल से दूसरा सवाल पैदा कर देते थे, जब तक कि सुनने वाला खुद अपनी सच्चाई तक न पहुंच जाए। उनकी चाल धीमी थी, आंखें गंभीर थीं, और मुस्कान इतनी रहस्यमयी कि पता न चलता वे हंस रहे हैं या किसी गहरी सोच में डूबे हैं। शहर असीमन में समृद्धि थी, पर समृद्धि के साथ साथ अहंकार भी पनपने लगा था, विशेषकर शहर के अमीर सौदागरों और न्यायाधीशों में। उन्हें लगता था कि वे बुद्धि और नियम के संरक्षक हैं। उन्हें मुल्ला की सादगी और उनके अप्रत्याशित उत्तर अक्सर नागवार गुजरते थे। उन्हें मुल्ला का तरीका अव्यवहारिक और कभी-कभी हास्यास्पद लगता था। वे चाहते थे कि दुनिया नियमों से चले, तर्क से चले, न कि मुल्ला की पहेलियों से। उन्हीं में से एक था शहर का सबसे धनी सौदागर, रहीम खान। रहीम खान के पास धन था, बल था, और सत्ता में भी उसकी गहरी पैठ थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, महत्वाकांक्षा की चमक। वह स्वयं को शहर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता था, क्योंकि उसने अपने व्यापार को शून्य से शिखर तक पहुंचाया था। उसे मुल्ला का प्रभाव खटकता था। मुल्ला की एक छोटी सी बात भी कभी-कभी उसके बड़े फैसलों को चुनौती दे देती थी। एक दिन असीमन में एक अजीब सा विवाद उठा, जिसने शहर की शांति भंग कर दी। यह विवाद जितना सीधा दिखता था, उतना ही पेचीदा था। विवाद था दो पड़ोसियों के बीच। एक था गरीब किसान अली, जिसकी जमीन शहर से थोड़ी दूर नदी के किनारे थी। दूसरा था शहर का सबसे बड़ा और संपन्न आटा मिल मालिक हुसैन, जिसकी मिल और जमीन अली की जमीन से सटी हुई थी। अली का परिवार सदियों से उस जमीन पर खेती करता आ रहा था। उनकी जीविका पूरी तरह उस छोटे से खेत और नदी से निकलने वाली एक पुरानी नहर पर निर्भर थी। यह नहर पीढ़ी दर पीढ़ी अली और उसके पड़ोसियों के खेतों को सींचती थी। हुसैन की मिल को भी पानी इसी नहर से मिलता था, हालांकि उसकी आवश्यकता अली से कहीं अधिक थी।
कुछ हफ्तों से अली की नहर में पानी कम आने लगा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद बारिश कम हुई होगी, मगर जब उसके खेत सूखने लगे और फसलें मुरझाने लगीं, तो वह चिंतित हुआ। उसने नहर के रास्ते का मुआयना किया और पाया कि नहर का एक बड़ा हिस्सा, जो हुसैन की जमीन से होकर गुजरता था, अजीब तरीके से बाधित था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर उस हिस्से को मिट्टी और पत्थरों से भर दिया हो और पानी का रुख मोड़ दिया हो। अली दौड़ा दौड़ा हुसैन के पास गया। हुसैन भाई, उसने विनती की, हमारी नहर का पानी बंद हो गया है। मेरे खेत सूख रहे हैं। लगता है किसी ने नहर को मोड़ दिया है। क्या आपने देखा है? हुसैन, जो अपनी मिल में बैठा हिसाब किताब देख रहा था, एक पल के लिए भी नहीं हिला। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। क्या कह रहे हो अली? मैंने क्यों देखा होगा? मेरे यहां तो पानी भरपूर आ रहा है। मेरा काम अपनी मिल देखना है, तुम्हारी नहर नहीं। पर हुसैन भाई, अली ने गिड़गिड़ाया, नहर आपके खेत से गुजरती है। मेरे खेत तो सूख जाएंगे। हमारी तो रोटी छिन जाएगी। हुसैन ने तिरछी निगाहों से उसे देखा। यह तुम्हारी समस्या है अली। मेरी जमीन पर जो कुछ भी है, वह मेरा है। हो सकता है तुमने खुद ही अपनी नहर को ठीक से साफ न किया हो, या शायद नदी का जलस्तर कम हो गया हो। मुझे इसमें मत घसीटो। अली समझ गया कि हुसैन जानबूझकर टाल रहा है। उसे पता था कि हुसैन की मिल को और पानी चाहिए था, और हो सकता है उसने अपने फायदे के लिए ही नहर का रुख मोड़ दिया हो। पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। हुसैन अमीर था, ताकतवर था। अली गरीब था, अकेला था। विवाद बढ़ता गया। अली ने गांव के बड़े बूढ़ों से गुहार लगाए, पर हुसैन के पैसे और प्रभाव के आगे कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। मामला शहर के काजी तक पहुंचा। काजी साहब अपनी मोटी किताबों और जटिल नियमों में डूबे रहते थे। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी, पर कोई सीधा समाधान नहीं निकाल पाए। सबूत दोनों के पास नहीं थे, बस आरोप थे। हुसैन का दावा था कि नहर हमेशा से उसकी संपत्ति का हिस्सा थी, और वह उसे अपनी मर्जी से उपयोग कर सकता है। अली का कहना था कि नहर सामुदायिक थी और उस पर सबका हक था। काजी साहब ने सर खुजाया। यह मामला सामान्य चोरी या मारपीट का नहीं था, जहां नियम स्पष्ट थे। यह सदियों पुरानी परंपरा, भूमि अधिकार और पानी के बंटवारे का जटिल प्रश्न था। इसी असमंजस की स्थिति में रहीम खान, वह धनी सौदागर, काजी की बैठक में आया। उसने सारी बात सुनी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। यह एक अवसर था मुल्ला नसरुद्दीन को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने का। काजी साहब, रहीम खान ने अपनी भारी आवाज में कहा, यह एक सामान्य मामला नहीं है। यह न्याय का प्रश्न है, और साथ ही यह बुद्धि का भी प्रश्न है। हम सभी मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धि की बातें सुनते हैं। कहते हैं कि वे हर समस्या का समाधान जानते हैं। क्यों न इस बार यह फैसला जनता पर छोड़ दिया जाए? काजी और अन्य लोग चौंक गए। जनता पर? पर कैसे? ऐसे, रहीम खान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम शहर के सबसे बड़े मैदान में एक सभा बुलाएंगे। अली और हुसैन दोनों अपनी अपनी बात वहां रखेंगे। शहर की जनता, सभी नागरिक उन्हें सुनेंगे। और फिर मुल्ला नसरुद्दीन जनता को संबोधित करेंगे। वे उन्हें समझाएंगे कि न्याय क्या है और जनता का फैसला कैसे करना चाहिए। अंत में जनता मतदान करेगी। बहुमत का फैसला ही अंतिम होगा। उसकी बात सुनकर सभी चौंक गए। यह एक अनूठी चुनौती थी। पर इसमें मुल्ला का क्या काम? काजी ने पूछा। मुल्ला का काम है, रहीम खान ने अपनी आवाज में जहर घोलते हुए कहा, यह सुनिश्चित करना कि जनता का फैसला सही हो। अगर जनता मुल्ला के मार्गदर्शन के बावजूद गलत फैसला करती है, जिससे अराजकता या अन्याय फैलता है, तो यह माना जाएगा कि मुल्ला की बुद्धि खोखली है। अगर जनता का फैसला सही और दूरदर्शितापूर्ण होता है, तो मुल्ला की जय जयकार होगी। रहीम खान के शब्दों में एक सीधा प्रहार था। वह जानता था कि जनता अक्सर भावनाओं में बहकर या तात्कालिक लाभ देखकर फैसला करती है। मुल्ला को चुनौती दी गई थी कि वह भीड़ की मानसिकता को पार करके
उन्हें सच्चे न्याय तक पहुंचाए। यह मुल्ला की प्रतिष्ठा ही नहीं, उसके जीवन दर्शन की भी परीक्षा थी। यह एक ऐसी चुनौती थी जहां मुल्ला को सीधा निर्णय नहीं देना था, बल्कि जनता के निर्णयों को परिपक्व करना था। यह ऐसा था जैसे एक माली को बीज बोने नहीं, बल्कि एक पूरे जंगल को फलदायक बनाना हो, वह भी बिना उसे सीधे हाथ लगाए। सभी की निगाहें मुल्ला नसरुद्दीन पर थीं। वह कोने में बैठा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह उठा, अपनी पुरानी गधे की लगाम थामी और धीरे से बोला, ठीक है। जनता का फैसला स्वीकार है। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था। बस एक शांत, गहरी स्वीकृति, जैसे वह जानता हो कि यह होना ही था। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। मुल्ला नसरुद्दीन ने चुनौती स्वीकार कर ली है। जनता का फैसला होगा। कौन जीतेगा, गरीब अली या अमीर हुसैन? हर गली, हर नुक्कड़ पर इसी की चर्चा थी। लोगों में उत्सुकता थी, उत्साह था। कोई कह रहा था मुल्ला जरूर कोई चमत्कार दिखाएगा, कोई कह रहा था इस बार मुल्ला फंस गया। आप क्या सोचते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों? क्या जनता, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी दबाव के, कभी सही फैसला कर सकती है? क्या एक व्यक्ति की समझ हजारों लोगों की भीड़ के विवेक को दिशा दे सकती है? यह एक गहरा प्रश्न है, जिसका उत्तर शायद हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी खोजते हैं। अपने विचार जरूर कमेंट्स में साझा करें। यह कहानी अभी शुरू हुई है। आगे क्या होगा? मुल्ला नसरुद्दीन इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे? क्या वह जनता को सही राह दिखा पाएंगे, या भीड़ का शोर न्याय को दबा देगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। यह यात्रा अभी लंबी है, और हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। अगले भाग में हम देखेंगे कि शहर के मैदान में वह ऐतिहासिक सभा कैसे हुई और कैसे मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने अद्वितीय तरीके से जनता को संबोधित करना शुरू किया। क्या वह अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को चकित कर देंगे, या भीड़ की शक्ति उन्हें निगल लेगी? बने रहिएगा। निश्चित रूप से उस ऐतिहासिक क्षण की ओर चलते हैं जहां शहर असीमन की आत्मा दाव पर थी। जनता का फैसला, मुल्ला नसरुद्दीन की चुनौती, भाग 2। अगले दिन शहर का विशाल मैदान एक जनसमुद्र में बदल चुका था। सूरज अभी पूरी तरह चढ़ा भी नहीं था कि लोग अपनी जगह लेने लगे थे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई इस अनोखी सुनवाई का गवाह बनने को उत्सुक था। मैदान के बीचों बीच एक ऊंचा मंच बनाया गया था, जहां काजी साहब अपनी गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके एक ओर अली और दूसरी ओर हुसैन। रहीम खान अपने प्रभाव और धन के बल पर काजी के बगल में एक आरामदायक आसन पर विराजमान था। उसकी आंखों में एक सूक्ष्म मुस्कान तैर रही थी, विजय की पूर्व सूचना जैसी। हवा में एक अजीब सा तनाव था, उत्सुकता, उम्मीद और एक अनिश्चितता का मिश्रण। भीड़ के हर चेहरे पर प्रश्न था, क्या मुल्ला वाकई भीड़ को न्याय की राह दिखा पाएगा? क्या जनता का फैसला वाकई न्यायपूर्ण हो सकता है? जब मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पुरानी गधे पर सवार होकर मैदान में प्रविष्ट हुए, तो भीड़ में एक ससराहट दौड़ गई। मुल्ला ने कोई भव्य प्रवेश नहीं किया। वे धीरे धीरे आए, अपने उसी साधारण वेश में, चेहरे पर वही शांत भाव। उन्होंने मंच की ओर देखा, फिर धीरे से अपनी गधे से उतरे और मंच के एक किनारे, सबसे साधारण जगह पर बैठ गए। उनकी उपस्थिति किसी राजा जैसी नहीं, बल्कि एक पुराने वृक्ष जैसी थी, शांत, अडिग और गहरी जड़ों वाली। काजी साहब ने कार्यवाही आरंभ की। उन्होंने पहले अली को बोलने का अवसर दिया। अली, जिसने कभी भीड़ के सामने बात नहीं की थी, सहमा हुआ था। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसके शब्दों में एक मार्मिक सच्चाई थी। साहब, मैं बस एक किसान हूं। मेरी जमीन मेरे पुरखों की है। हमारी जीविका उस नहर के पानी से चलती है। कुछ हफ्तों से पानी बंद है। मेरे खेत सूख रहे हैं, मेरी फसलें मर रही हैं। मैंने हुसैन भाई से बात की, पर उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। यह नहर सदियों से हमारे गांवों को पानी देती आई है। यह हम सब की है। अली की आंखें भर आईं। वह अधिक कुछ न कह सका। उसकी आंखों में बेबसी थी,
और उसकी चुप्पी ने हजारों अनकहे शब्द कह दिए। भीड़ में एक हमदर्दी की लहर दौड़ गई। कई लोगों ने आहें भरीं। कुछ बूढ़ों ने अपने सिर हिलाए, जैसे वे अली की पीड़ा को समझते हों। अब हुसैन की बारी थी। हुसैन आत्मविश्वास से लबरेज था। वह मंच के बीचों बीच आया और उसकी आवाज में अधिकार था। शहर के सम्मानित नागरिकों, काजी साहब और रहीम खान साहब, मैं आटा मिल का मालिक हुसैन हूं। यह सही है कि अली की जमीन मेरे खेत के बगल में है। यह भी सही है कि एक नहर मेरी जमीन से होकर गुजरती है। लेकिन इस नहर का वह हिस्सा जो मेरी जमीन पर है, मेरी संपत्ति है। मैंने अपनी मिल के लिए अधिक पानी की व्यवस्था की है। यह मेरा अधिकार है। अली का आरोप निराधार है। उसने कभी इस नहर के रखरखाव में कोई सहयोग नहीं किया। मैंने अपनी जमीन पर कुछ काम कराया है, जिससे मेरी मिल को लाभ होता है। इसमें गलत क्या है? मैं अपने व्यापार का विस्तार कर रहा हूं। क्या यह गलत है? हुसैन ने तर्क और नियमों का सहारा लिया। उसकी बात में दम था। कई लोगों को लगा कि हुसैन अपनी जगह सही है। यह उसकी संपत्ति है, वह जो चाहे कर सकता है। आखिर व्यापार और उन्नति भी तो जरूरी है। अब सबकी निगाहें मुल्ला नसरुद्दीन पर थीं। रहीम खान ने एक विजेता की तरह मुल्ला की ओर देखा, मानो कह रहा हो, अब देखते हैं तुम क्या जादू दिखाते हो। मुल्ला धीरे से उठे। उन्होंने भीड़ की ओर देखा, बच्चों के उत्सुक चेहरे, युवाओं की जिज्ञासा, बड़ों की गंभीरता। उन्होंने न अली को देखा, न हुसैन को। उनकी दृष्टि पूरे जनसमुद्र पर टिकी थी। असीमन के प्यारे नागरिकों, मुल्ला ने अपनी धीमी, गहरी आवाज में कहा। उनकी आवाज में कोई नाटक नहीं था, कोई गर्जना नहीं थी, बस एक शांत पुकार थी जो हर हृदय तक पहुंच गई। मैं जानता हूं आप सब एक जटिल समस्या के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप चाहते हैं न्याय हो। पर क्या आप जानते हैं न्याय क्या है? मुल्ला रुका। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबने उम्मीद की थी कि मुल्ला तुरंत कोई कहानी सुनाएगा या कोई पहेली पूछेगा। पर उसने सीधा सवाल कर दिया। क्या न्याय सिर्फ नियमों का पालन करना है? या कानूनों का? या क्या वह कुछ और है? मुल्ला ने एक बार फिर सवाल किया और उसकी आंखें घूमती हुई हर चेहरे पर रुकने लगीं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर हम सिर्फ नियमों का पालन करें और उससे किसी का जीवन उजड़ जाए, तो क्या वह न्याय होगा? और अगर हम नियमों को तोड़े पर किसी का भला हो जाए, तो क्या वह अन्याय होगा? भीड़ आपस में फुसफुसाने लगी। यह प्रश्न सीधा नहीं था। यह उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा था। एक बार की बात है, मुल्ला ने अपनी कहानी शुरू की। एक गांव था जहां एक कुआं था। गांव के सभी लोग उस कुएं से पानी पीते थे, अपनी खेती सींचते थे। वह कुआं गांव की आत्मा था। एक दिन एक धनी व्यापारी उस गांव में आया। उसने देखा कि कुआं एक ऐसी जमीन पर है जो किसी की नहीं थी, सरकारी जमीन थी। व्यापारी ने उस जमीन को खरीद लिया और कुएं के चारों ओर ऊंची दीवार बनवा दी। उसने कहा, यह कुआं अब मेरा है। जो चाहेगा मुझसे पानी खरीदेगा। गांव वाले परेशान हो गए। उनके पास पानी खरीदने के पैसे नहीं थे। उनके खेत सूखने लगे, बच्चे प्यासे मरने लगे। व्यापारी ने कहा, मैंने नियम का पालन किया है। मैंने जमीन खरीदी है। कुआं अब मेरा है। इसमें गलत क्या है? मुल्ला रुका, उसकी नजरें एक बार फिर भीड़ पर घूमती हुई। मुझे बताओ, मेरे प्यारे नागरिकों, क्या व्यापारी सही था? क्या उसका फैसला न्यायपूर्ण था? उसने तो सारे नियम माने थे। भीड़ में एक बेचैनी फैल गई। कई आवाजें उठने लगीं, नहीं, यह गलत था। यह अन्याय था। मुल्ला ने अपना सिर धीरे से हिलाया। क्यों गलत था? उसने तो पैसा देकर जमीन खरीदी थी। कागजात भी थे उसके पास। नियम का पालन किया था। एक बूढ़ा आदमी भीड़ से आगे आया। मुल्ला जी, उसने कहा, कुआं भले ही उसकी जमीन में आ गया हो, पर वह तो सबके लिए था। पानी किसी एक का कैसे हो सकता है? पानी तो प्रकृति का है,
जीवन का आधार है। मुल्ला मुस्कुराया। बहुत खूब मेरे दोस्त। पानी जीवन का आधार। हवा जीवन का आधार। क्या इन्हें कोई खरीद सकता है? क्या इन्हें कोई रोक सकता है? उसने फिर हुसैन की ओर देखा, फिर अली की ओर। आप सबने अली की बात सुनी। उसके खेत सूख रहे हैं। आपने हुसैन की बात सुनी। वह कहता है कि यह उसकी संपत्ति है, उसका अधिकार है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मेरे असीमन के निवासियों। मुल्ला ने अपनी आवाज को थोड़ा और गहरा किया। क्या जीवन का आधार, जैसे पानी, सिर्फ कागज के टुकड़ों या जमीन के सीमा चिन्हों से तय हो सकता है? क्या एक ऐसी नहर जो सदियों से बह रही है, हजारों जिंदगियों को पाल रही है, वह अचानक किसी एक की निजी संपत्ति बन सकती है? क्या किसी की उन्नति इतनी महत्वपूर्ण है कि वह दूसरों की जिंदगी का गला घोंट दे? भीड़ में अब और भी जोर से फुसफुसाहट होने लगी। मुल्ला ने सीधे तौर पर किसी को दोषी नहीं ठहराया था, मगर उसके प्रश्न इतने तीखे थे कि वे हर किसी के अंतर्मन में चुभ रहे थे। रहीम खान के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थीं। यह मुल्ला का तरीका था, सीधे उंगली उठाए बिना सत्य को इतना स्पष्ट कर देना कि झूठ अपने आप बेनकाब हो जाए। मुल्ला ने फिर भीड़ से सवाल किया, क्या आप ऐसे समाज में रहना चाहेंगे जहां एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों का जीवन छीन ले और कहे कि उसने नियम का पालन किया है? या आप ऐसे समाज में रहना चाहेंगे जहां नियम भले ही न लिखे हों, पर हृदय का नियम कहता हो कि जीवन का आधार सबका साझा है? मुल्ला ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, अब फैसला आपके हाथों में है। आप किसकी ओर हैं? नियमों की कठोरता की ओर या जीवन के सौहार्द की ओर? सोचिए, बहुत सोचिए। क्योंकि आपका फैसला सिर्फ अली और हुसैन का नहीं होगा, यह असीमन के भविष्य का फैसला होगा। मुल्ला अपनी बात कहकर शांत हो गया और वहीं मंच पर वापस बैठ गया। उसकी शांत आंखों में एक गहरा अर्थ था। उसने भीड़ को कोई सीधा निर्देश नहीं दिया था, कोई राय नहीं थोपी थी। उसने बस उन्हें सोचने पर मजबूर किया था, अपने भीतर के न्याय को जगाने पर मजबूर किया था। अब मेरे प्यारे दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? मुल्ला ने जो प्रश्न पूछे, क्या वे आज भी हमारे समाज में उतने ही प्रासंगिक नहीं हैं? जब संसाधनों का बंटवारा होता है, जब विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की बात आती है, तो क्या हम सिर्फ नियमों को देखते हैं या मानवीयता और साझा जीवन के मूल्यों को भी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना। आपकी हर प्रतिक्रिया इस कहानी को और भी जीवंत बनाती है। क्या मुल्ला की इस छोटी सी कहानी और इन तीखे प्रश्नों ने भीड़ का मन बदल दिया होगा? क्या जनता का फैसला वाकई न्यायपूर्ण होगा? या रहीम खान अपनी चाल में सफल हो पाएगा?